Hello, my dear students. This is Sonam. Welcome to the class once again. So, today we are going to discuss about the most dangerous topic of grade 11, right? Most dangerous मतलब ये इतना dangerous topic है कि बच्चे इस topic को देख के भाग जाते हैं, दूर दूर से भाग जाते हैं, जैसे कोई ये शेर हो जंगल का। ठीक है, तो ऐसी बात है बेटा, ये जो जंगल का शेर है ना, इस जंगल के शेर को आज हम पिंजरे का शेर बनाने वाले हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं ये अपन देखेंगे। ठीक है, इस आज के इस वीडियो में। तो बेटा, अब जंगल का शेर है, इसे हमें बनाना है पिंजरे का शेर, क्योंकि जंगल के शेर को देख के तुम भाग जाते हो। ठीक है, तो पिंजरे का शेर बनाने के लिए हमें शेर की, जो जंगल का शेर है उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भाई, उन रिक्वायरमेंट को हमें जानना पड़ेगा, तभी तो हम उससे फ्रेंडली हो पाएंगे और तभी तो हम पिंजरे का शेर बना पाएंगे। ठीक है, तो चले बेसिक एक स्टार्ट करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आज का अपना टॉपिक ही है, जो कि अपना जंगल का शेर है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग एक जरा सा बेसिक देखेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होंगे आपके लिए वो होगा रिड्यूस वर्ड, वो होगा ऑक्सीडाइज वर्ड। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब यहां नहीं पता होगा ना, देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करने वाला है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट। तो हमें सबसे पहले रिडक्शन के बारे में जान लेना है। ठीक है, जरा सा बेसिक है, मतलब शेर की आदतें। ठीक है, तो हम शेर की, जो जंगल का शेर है उसकी थोड़ी बहुत आदतों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बेटा किसकी? रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या होता है? आपको जो जो मैं बता रही हूँ ना, बस उस चीज को अपने माइंड में फिट कर लो। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इजीली कैरी आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार देखो कि जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है बेटा? बेसिक जो मीनिंग होता है रिडक्शन का, उसका होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रहे हैं हम? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तो हो गया। उसके बाद में ये आती है फर्स्ट चीज जो हमें याद रखनी है रिडक्शन में। सेकेंड थिंग इज, हमें क्या याद रखना है कि जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन में जो भी कंपाउंड रिड्यूस हुआ होता है वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि इसका क्या काम होगा? कोई भी कंपाउंड है जो भी रिड्यूस हुआ है, या जिस भी कंपाउंड में रिडक्शन प्रोसेस हुआ है, तो उस कंपाउंड के पास गेन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब हम ऑक्सीडेशन पे आते हैं बेटा, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? बिल्कुल रिडक्शन का अपोजिट होता है। अगर आपको रिडक्शन याद है तो ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मैंने यहां क्या लिखा है देखो, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेटा। ठीक है, अब जब हमने ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिख लिया, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आने वाली है अपने पास में, वो होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें होता है बेटा? रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। आया समझ में? मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, वो लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपको बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि जब हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने वाले हैं ना,
तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कई बार आपको ये टर्म्स यूज होंगी कि दिस सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स रिड्यूस दिस वन, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस। तो बेटा ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, तो जब बच्चे भागते ही इसलिए हैं, आप लोग भागते ही इसलिए हो क्योंकि जो बेसिक चीज है वो क्लियर नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, ये दो चीजें आपके माइंड में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि बार बार जब हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेटा आप लोगों को NAD+, FAD, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? आपने देखा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आप शुरू मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है कि NADH आता है, NADH से हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये सब बनाते हैं। तो बच्चा ये होता क्या है, NAD+ है क्या चीज, सबसे पहले तो ये बेसिक जानो, तभी आपका जो माइंड है बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, जरा सा बेसिक है, जरा सा देख लो इसको। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट चीज क्या होती है, जब हम NAD+ की बात करते हैं या FAD की बात करते हैं बेटा, तो ये एक नेचुरली सिंथेसाइजिंग कोएंजाइम है। क्या है बेटा, ये नेचुरली सिंथेसाइजिंग कोएंजाइम। ये नेचुरली किसमें सिंथेसाइज होता है, साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है कोएंजाइम। ठीक है, ये एक नेचुरली सिंथेसाइजिंग कोएंजाइम है जो कि नेचुरली अकर करता है, नेचुरली अकर इन साइटोप्लाज्म। अब बेटा जब हम बात कर रहे हैं कोएंजाइम की, तो कोएंजाइम का क्या मतलब होता है, कोएंजाइम इज अ कंपाउंड विच असिस्ट द एंजाइम्स, जो एंजाइम्स के साथ मिलकर हमारे जो प्रोसेसेस है उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, को कैरी आउट करते हैं, जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो अब जो दूसरी चीज है, आप सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होंगे और आप लोग सोचोगे कि ये आया कहां से है, ये NAD+ आ कहां से गया, ये NADH आ कहां से गया। तो बेटा उसी चीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है बेटा, सिर्फ NAD+ के बारे में याद रखनी है और FAD के बारे में, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन कैरियर भी साबित होता है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑल्सो, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ में ये अपना एक हाइड्रोजन कैरियर भी है, ये हाइड्रोजन कैरियर भी है। तो ये जो तीन चीजें हैं NAD+ की, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम आप ये सब मुझे बता क्यों रहे हो, बेटा ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये जो NAD+ है ना, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये जो NAD+ है, NAD+ is reduced to NADH in some of the reactions which are taking place in the cell। तो ये रिड्यूस हो रहा है, समझ में आया, ये इसमें रिड्यूस हो रहा है, जो भी हमने रिएक्शंस किए हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा है कि NAD+ से NADH फॉर्मेशन हुआ है, इसमें कन्वर्ट हो गया है ये, दैट मीन्स दिस इज कैरिंग प्रोटॉन और हाइड्रोजन एंड इट इज ऑल्सो कैरिंग द इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? तो अब ये चीज होती कैसे है, अब आप ध्यान से देखना बिल्कुल कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो 5th स्टेप है उसके बाद में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा था 5th स्टेप में। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन मतलब ये वाला जो स्टेप था अपना PGAL, जब ये वाला था तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था बेटा,
ऑक्सीडेशन जब भी होता है, अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सबस्ट्रेट बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जब भी किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेशन होता है, तो मैंने आपको इनिशियली बताया है कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, कि जब हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहां से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, रिमूव होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको कौन लेगा, ये जो NAD+ है ये साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये, क्योंकि ये क्या है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है, हाइड्रोजन कैरियर भी है, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास NADH बनता है। तो अब आया आपके समझ में कि हमारे पास अब NADH के साथ साथ में जाहिर सी बात है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, देन इट विल आल्सो कैरी सम इलेक्ट्रॉन विद इट, समझ में आया, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म के साथ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ में आया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। देखो अब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जरा सा बेसिक देखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया की ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा, ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। दिस इज मैट्रिक्स, व्हाट इज दैट, दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो जो अपना ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं बेटा, कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ कैरी आउट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन पे कैरी आउट होती है, फर्स्ट थिंग ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ETS takes place at inner membrane of mitochondria, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे हो रहा है ETS, दिस इज एक्चुअली ETS, यहां पे चेन्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अब in the matrix we have NADH and FADH2। अब ये NADH और FADH2 आए कहां से बेटा, हमने एक प्रोसेस किए थे इससे पहले, माइटोकॉन्ड्रिया से पहले वी हैव डन अ प्रोसेस, ठीक है, हमने एक प्रोसेस किए थे जिसमें कहते हैं हमने किया था ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या फॉर्म हुआ था अपना NADH। फिर उसके बाद में हमने एक प्रोसेस किया था लिंक रिएक्शन, इसमें भी हमने NADH फॉर्म किए थे। उसके बाद हमने एक और प्रोसेस किया था दैट इज कॉल्ड द क्रेब साइकिल, उसमें भी हमने NADH एंड FADH2 फॉर्म किए थे। दैट मीन्स इन अबव 3 रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। सो दिस इज व्हाट, इनमें ऑक्सीडेशन हुआ है। नाउ दीज आर रिड्यूस्ड फॉर्म, ये क्या हो गए बेटा, ये अपने रिड्यूस्ड फॉर्म हो गए, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। दैट मीन्स
इन रिड्यूस्ड फॉर्म के पास हमारे पास इनके मतलब इन रिड्यूस्ड फॉर्म के पास क्या है बेटा, एक तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल है मैम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरी चीज इनके पास हाइड्रोजन भी है क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन तीन प्रोसेसेस में क्या क्या अकर हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन अकर, ठीक है। अब जब हम ईटीएस पढ़ेंगे तो ईटीएस में हमें ऑक्सीडेशन करना है इन चीजों का। कैसे करेंगे, यहां से हमारे पास में NADH और FeDH ऑलरेडी प्रेजेंट है, FeDH2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब हम यहां पे NADH को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिल जाएगा NAD+। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा। ऑक्सीडेशन का फिर मैं बता रही हूं मतलब बेटा यही आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो बार बार हम यूज कर रहे हैं वर्ड, वो यही यूज होगा। तो हमें ये चीज ऑक्सीडाइज करनी है। NADH ऑक्सीडाइज होगा किसमें, NAD+ में। जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा अपने मतलब यहाँ पे क्या होती है बेटा, प्रोटीन्स की अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन देते हैं इस प्रोटीन को, फिर ये जंप करके इस प्रोटीन पे आता है, फिर ये जंप करके इस प्रोटीन पे, फिर ये जंप करके इस प्रोटीन पे, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक का जो प्रोसेस है बेटा ये तो होता है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। लेकिन अब एक नई चीज आती है यहां पे, इस नई चीज को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज, जो डायरेक्टली हमारे पास में एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज अगेन अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स ही है, प्रोटीन ही है जिसके थ्रू हमें एटीपी फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। अब हम डायरेक्टली, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, हमने ये देखा कि एक्चुअली में NADH किस तरीके से फॉर्म होता है और उसे हम मैट्रिक्स में रखते हैं। मैट्रिक्स में जाने के बाद में इस NADH का ऑक्सीडेशन करके हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं, जैसे पासिंग द पिलो खेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। चलो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं, अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है बिंदास तरीके से। अब हम लोगों को कहां पे आना है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान रखनी है बेटा वो याद रखो, मैं देखो ये डायग्राम ऑलरेडी आई हैव मेड, ये डायग्राम हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब मैं समझाऊंगी उस वक्त यूज करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो आपको लर्न करनी है, जो आपको बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। हम साथ साथ में लर्न करेंगे बिल्कुल, ठीक है, तुम और मैं एक साथ लर्न करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल याद रखो कि यहां पे हम एक वर्ड लिखते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू प्रोटीन प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर। जब प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन कैरियर एक साथ होते हैं, प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन कैरियर एक साथ होते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स है। ये एक क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमें लर्न करने हैं, ठीक है। अब हम साथ साथ में लर्न करेंगे जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की, ठीक है। यहां पे हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स है, पहले आप लर्न करो, मतलब पहले आप देखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में ही फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन।
अब देखो, अब आप बोल रहे हो कि मैम क्या आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो, ये है क्या चीज? देखो मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ आपको, यहाँ समझो। देखो मैं, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अब इस इनर मेम्ब्रेन पे, अब इसकी इनर जो मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन पे यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। यहां ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनको जैसे मान लो इसको मैं कह दूं कॉम्प्लेक्स 1, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको 4, इसको 5, तो हम इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में है क्या? देखो ये बेटा मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन। और हमने मेम्ब्रेन में पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि सेल के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर फिट होते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यही चीज पढ़नी है इसमें। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बता रही हूँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखो बिल्कुल कि कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 का जब हम नाम की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH, नाम देखो पहले इसका, NADH डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये तो इसका नाम हो गया बेटा, ये तो इसका नाम हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स 1, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, इसके अंदर है क्या चीज? इसके अंदर है, एक तो होता है अपना FMN, एक होता है अपना FMN, FMN ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। दूसरा हमारे पास होता है इसमें FES, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने कौन से कॉम्प्लेक्स की तरफ? कॉम्प्लेक्स 2। तो जब हम कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। इसको बस याद रखो, इसका एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। क्या है इसका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। मक्कारी नहीं करनी है बिल्कुल भी, जो बता रही हूं ना कॉम्प्लेक्स, वो याद करने हैं आप लोगों को, क्योंकि विदाउट दीज कॉम्प्लेक्स आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कभी हो ही नहीं सकता है। जो मक्कारी करेगा वो पिटाई खाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। कॉम्प्लेक्स 3 बेटा, कॉम्प्लेक्स 3 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 3 है अपना कॉम्प्लेक्स BC1, ठीक है, ये इसका नाम है। फिर आते हैं अपन कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, जो है कॉम्प्लेक्स AA3, इसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, ऑक्सीडेज। इसका मैं बताऊंगी कि इसका दूसरा नाम ऑक्सीडेज किस तरीके से पड़ा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये आपको याद रखने हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना बेटा, इस कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर अपने पास हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर तो होगा अपना साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी। दूसरा होगा FES, यूबी क्यूनॉन, साइटोक्रोम C1, ठीक है, समझ में आया? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं वो ये है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे 2 हाइड्रोजन कैरियर होते हैं हमारे पास में। इस इलेक्ट्रॉन, देखो ये सारे तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये सारे क्या हैं बेटा? ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं।
इसमें हमारे पास में दो हाइड्रोजन कैरियर होते हैं, जिसमें से एक FMN अपने पास हाइड्रोजन कैरियर होता है, FMN, एंड एक होता है यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन भी एक हाइड्रोजन कैरियर है। आप ढंग से ध्यान रखना, हम इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आया समझ में? समझ में आया? तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज, जिसके बारे में मैं आपको बाद में, चलो लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिख तो देती हूँ मैं, हालांकि इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ज्यादा वो रिक्वायरमेंट है नहीं, उसका काम कुछ और ही होता है। कॉम्प्लेक्स 5 भी लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 जो है अपना एटीपी सिंथेज, इसका मेन काम ये होता है बेटा कि एक्चुअली जो एटीपी फॉर्मेशन करता है वो ये ही करता है, एटीपी सिंथेज। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये एक पार्ट है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, आया समझ में? एक चीज ये याद रखो कि ये FMN एंड यूबीक्विनोन हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है। यहां पे हम इसे, इस जो हाइड्रोजन जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसको हम प्रोटॉन भी रिगार्ड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, आगे जाके हम इसको प्रोटॉन ही बोलेंगे। समझ में आया? तो आप लोगों ने, आई होप, ये चीजें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लिए। एक बार और देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है अपना NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर आते हैं, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है FMN और FES, ये अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, लेकिन FMN जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ में हाइड्रोजन कैरियर भी है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 3 में कॉम्प्लेक्स B1 इसका नाम है। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं? साइटोक्रोम B, FES, यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम C1। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है यूबीक्विनोन, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर भी है। समझ में आया? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर लेता है ये। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में AA3 है, ये कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है, हम बोल सकते हैं कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, इसमें कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टली अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्सेस देख लिए, अब हम फटाफट से कॉम्प्लेक्स इस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, मैंने क्या किया है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है अपना, ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अगर मैं इस ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर मैं इसका ये वाला पार्ट लेती हूं और इसको एनलार्ज करती हूं, तो ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, बहुत इजी है, हम लोग बनाएंगे अभी साथ में इसको। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे एनलार्ज व्यू किया है। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अपनी जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई बेटा, ये हो गई अपनी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मुझे लगता है धीरे धीरे हम जो अपना जंगल का शेर था, ठीक है, उस जंगल के शेर के करीब जाते जा रहे हैं और हमने उसकी दिनचर्या जो है वो पकड़ ली है। अब हम डायरेक्टली प्रोसेस में है, बिल्कुल एंड प्रोसेस चल रहा है हमारा जंगल के शेर को पिंजरे का शेर बनाने में। ठीक है, हमने NAD प्लस के बारे में पढ़ लिया, NAD प्लस से NADH कैसे बनता है, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक पढ़ लिया। अब बचाई क्या, हमने कॉम्प्लेक्सेस भी देख लिए। अब बचाई क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ उसका प्रोसेस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है ना इनर मेम्ब्रेन, तो बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही हमारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो मैंने यहाँ बनाया। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो ये रही अपनी,
और मैंने यहाँ पे सेम टू सेम नाम भी लिख दिया है, ठीक है, सेम टू सेम नाम भी लिख दिया। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये दिस पार्ट इज मैट्रिक्स, दिस पार्ट इज मैट्रिक्स। तो यहां ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये पार्ट मैं कह सकती हूं ये वाला पार्ट जो है अपना मैट्रिक्स है। आ गया समझ में? दिस इज इनर मेम्ब्रेन, जहां पे प्रोटीन अपने जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर एम्बेडेड है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल सारा फोकस इधर होना चाहिए अब अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कि यहां पे हमने क्या करना है बेटा, देखो NADH यहां प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाला जो पार्ट, ये अपना मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पे FADH2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, समझ में आया? ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो NADH है ना, इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। तो ये जो NADH है ये बहुत ही दानवीर है, एक्चुअली इतना दानवीर है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन है, वो ये दान कर देगा। कैसे? हमें यहाँ पे इसका ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो अपना कॉम्प्लेक्स है अपना, वो क्या है, देखो जैसे NADH ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मतलब ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, यहां दे दिया, FMN को दे दिया, यहां FMN को इसने अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने यहां दे दिया अपना। उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन यहां से आया था, ये इसने, अब ये किस में चेंज हो गया, NAD में कैसे चेंज हुआ, अब जो हाइड्रोजन है ये फ्री हो गया, इसमें रिमूव भी हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यस, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन रिमूव होके फ्री होके मैट्रिक्स में आ गया। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी जब मैं कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था, कि जो FMN है ये क्या है, अपना हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। तो ये क्या करेगा, दो हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, दो हाइड्रोजन लेगा, दो हाइड्रोजन यहां से उठाएगा, ठीक है, ये यहां से उठाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है बेटा, FMNH2 इसमें कन्वर्ट हो गया, ये हाइड्रोजन उठा के, FM इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है बेटा इसके पास में, ठीक है। अब इसने दो हाइड्रोजन यहां से उठाए और उसके बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो गया, FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट ये हाइड्रोजन उठा के इस साइड फेंक देगा, दो प्रोटॉन इसने कहां फेंक दिए, हाइड्रोजन और प्रोटॉन इज सेम, ठीक है। यहां पे हम प्रोटॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास अभी है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, अपना FES के पास, और जो FMN है प्रोटॉन यहां देकर फेंक कर ये वापस से किसमें चेंज हो गया, FMN में, मतलब कि ये यहां पे रिड्यूस्ड हुआ था और ये वापस से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला गया। आया समझ में? ठीक है बेटा। अब उसके बाद में ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि FES के पास तो ऑलरेडी अभी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यूबिक्विनोन को दे देगा, यस। अभी हम कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसने अपना इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दे दिया, दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया। अब यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आए, मैंने आपको बताया था यूबिक्विनोन भी एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो यूबिक्विनोन क्या करेगा, यहां से यूबिक्विनोन भी मैट्रिक्स से दो हाइड्रोजन ले लेगा, दो प्रोटॉन ले लेगा और अपने साथ में आके जोड़ लेगा, UQH2 बन जाएगा ये,
आया समझ में? UqH2 बन गया, मतलब ये भी इसमें रिड्यूस हो गया। अब एक बात बताओ, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोन इज यूबीक्विनोल। यूबीक्विनोल मैं यहां लिखती हूं, यूबीक्विनोल और यूबीक्विनोन, क्या ये मैच कर रहा है कीटोन से? बताओ जल्दी। कीटोन, नोन, कीटोन, ऑल, एल्कोहल। अब बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि जब कीटोन रिड्यूस होता है एल्कोहल में तो वो किस में चेंज हो जाता है? जब कीटोन एल्कोहल में, जब कीटोन का रिडक्शन होता है तो उसे हम एल्कोहल बोल देते हैं। तो सेम चीज, यूबीक्विनोन इज अ कीटोन और ये यूबीक्विनोल में चेंज हो गया है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोन इज कंसीडर्ड एज यूबीक्विनोल। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो, वापस यहां पे आते हैं अपन। अब इसने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन लिए, ठीक है, प्रोटॉन हाइड्रोजन इज सेम, प्रोटॉन लिए दो और अपने साथ जोड़ लिए। अब ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यूबीक्विनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूबीक्विनोल। अब ये यूबीक्विनोल क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन लेकर ये वापस से यहां फेंक देगा। ये क्या फेंक देगा? यहां पे फेंक देगा। अब ये वापस से क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये साइकिल चलती रहती है इसी तरीके से, ठीक है, ये चीज होती है यहां पे। उसके बाद में अब हम आते हैं कहां पे, यहां तक हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम बी को, फिर ये देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन FeS को देगा, फिर ये यूबीक्विनोन। अब देखो बेटा, यहां पे फिर से यूबीक्विनोन आ गया अगेन, तो ये फिर से लेगा और यहां पे छोड़ देगा। वही चीज होने वाली है, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोल हो गई, ये यहां पे चेंज हो जाएगा वापस से। इसने, इस यूबीक्विनोन ने यहां से दो प्रोटॉन उठाए और अपने साथ जोड़ लिए, जोड़ने के बाद में इसने यहां फेंक दिए और वापस जैसे ही फेंक दिया तो ये खाली हो गया। तो इसका ये पहले इस फॉर्म में चेंज हुआ, फिर ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, तो दिस इज अ साइकिल, इसी तरीके से चलती है। उसके बाद में इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? साइटोक्रोम C1 को दे देगा। अब ये जो साइटोक्रोम C1 है, ये जो साइटोक्रोम C1 है, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा? साइटोक्रोम C को देगा। अब यहां पे आपका बेसिक चीज आती है, थोड़ी सी ध्यान दो, मैं इसको इरेज करती हूं। अब देखो यहां पे आप लोगों ने, जब हम देखो, साइटोक्रोम C इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। व्हाट इज दिस मैम? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ये है कि ये इससे लेगा, ये इससे छीनेगा और छीन कर कॉम्प्लेक्स 4 को दे आएगा फटाफट से। अब ये होता कैसे है मैडम? बताती हूं मैं कैसे होता है। देखो यहां पे देखो, जब हम बात करते हैं लिपिड बाइलेयर की, देखो ये जो चीज है ना अपने पास में, ये अपनी इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन, मान लो मैं इसको एक्सटेंड मतलब एनलार्ज व्यू बनाऊं तो इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो बाई लेयर है बेटा ये, ठीक है। अगर ये बाई लेयर है तो दो लेयर होंगी, जाहिर सी बात है। ये तो ये आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गई। अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले लेती हूं या इसका ये वाला पार्ट ले लेती हूं, तो अपना जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना, कॉम्प्लेक्स 3 इधर प्रेजेंट होता है आउटर साइड में। कॉम्प्लेक्स 3 जो अपना होता है वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और कॉम्प्लेक्स 4 इसी मेम्ब्रेन की इनर साइड में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है ये? यहां पे 4 प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार चीज आने वाली है। शानदार चीज देखो ये है कि ये जो साइटोक्रोम C है,
ये एक मोबाइल कैरियर है। क्या है ये? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि प्रेजेंट होता है इधर आउटर मेम्ब्रेन पे। और इसका क्या काम होता है? ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लिया, लेकर ये ऐसे चलकर गया, ऐसे चलकर गया, और ये यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दी। आया समझ में? तो बेटा ये फंडा है इसका, ये इसकी शानदार चीज है कि दिस इज दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये कॉम्प्लेक्स 3 से लेता है और कॉम्प्लेक्स 4 तक आके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। जैसे ही यहां पे आए, जैसे ही यहां पे आए, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे भी, यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन। इसने किसको दिया? साइटोक्रोम ए को दिया, फिर इलेक्ट्रॉन इसने साइटोक्रोम A3 को दिया, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वापस से इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? व्हाट इज दिस? दिस इज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के अंदर आ गया। मैट्रिक्स के अंदर आते ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, ऑक्सीजन बाहर से आएगी, हाफ O2 मिलाकर ये बना देगा पानी। क्या बना देगा? पानी। तो वाटर बन गया अपना। ठीक है, फटाफट। अब यहां पे शानदार चीज सुनो कि हमें पता है कि एक NADH हमें क्या देता है बेटा? क्या देता है? 3 ATP देता है। तो बेटा यहां पे तुम बताओ, गौर से बताओ देखकर, कि कितनी बार जो प्रोटॉन है वो यहां ट्रांसफर हुआ है? 3 बार हुआ है। तो यही जो प्रोटॉन है यहां अंदर जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो ये जो 2 प्रोटॉन यहां जाएंगे तो एक ATP बन जाएगा, ये वाला दूसरा ATP बन जाएगा, तीसरा ATP बन जाएगा। आया समझ में? अब ये तो मैंने बताया था सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 का। ठीक है, अब ध्यान से देखना बिल्कुल। मैं नेक्स्ट पेज पे वापस से बनाऊंगी इसी डायग्राम को, हम सब साथ में बनाएंगे मिलकर। तो देखो मैंने कुछ डायग्राम्स भी, आप क्वेश्चंस भी रखे हैं जिसको अपन करेंगे। अब देखो फटाफट से हम बनाते हैं एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वापस से। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, साथ साथ में बनाएंगे। वाई आई एम मेकिंग? क्योंकि मुझे आपको FADH2 का भी दिखाना है। ठीक है, वरना यहां पे बेटा खिचड़ी बन जाएगी और आप लोग इस खिचड़ी को फिर खा नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। हमने ऐसे लिया, ये लिया माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, फिर हमने यहां पे इनर मेम्ब्रेन बनाई बेटा। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के बाद में मैं कॉम्प्लेक्सेस की आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स की, जो है अपना सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये अपना सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, जो कि कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 की, उसके बाद में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 की। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 है कहीं पे, ये रहा। फिर आ जाता है अपना कॉम्प्लेक्स 4 इधर। ठीक है, और इस बीच में हमारे पास में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा यूबिक्यूनॉन। क्या बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको? यूबिक्यूनॉन। ठीक है, जो कि अपने पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ में क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ में हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि ये तो अपना कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, दिस इज यूबिक्यूनॉन, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज थी? साइटोक्रोम B था। ठीक है, उसके बाद में FeS था, उसके बाद में यूबिक्यूनॉन था, और यहाँ पे साइटोक्रोम C1, और यहाँ पे साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ठीक है बेटा, अब बीच में हम ले लेते हैं एक यहाँ पे
साइटोक्रोम सी, जो कि अपना क्या हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, मोबाइल, इसको हम लिख देते हैं साइटोक्रोम सी। आ गया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स 1 बनाना है तो आप कॉम्प्लेक्स 1 ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है अपना। इस मैट्रिक्स में अपने पास में क्या प्रेजेंट है, FADH2 एंड NADH। NADH के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, NADH के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि NADH ने किस तरीके से ऑक्सीडाइज किया था। ठीक है, उसके बाद में अब हम यहाँ पे, क्योंकि NADH हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को ही देगा बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। NADH अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को ही देगा। अब आता है कॉम्प्लेक्स 2 की बारी, जिसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो FADH2 है ये ऑक्सीडाइज होगा FAD में। सेम प्रोसेस होगा जो मैंने आपको उसमें बताया था, बिल्कुल। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये देखो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किए तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये क्या है, यूबिक्विनोन है। तो यूबिक्विनोन में आपको बता चुकी हूं कि ये एक अच्छा खासा हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये क्या करेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे फेंक देगा, और सेम प्रोसेस होने वाला है, ये अगेन यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर अब यहाँ फेंक कर ये वापस से कन्वर्ट यूबिक्विनोन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम 3 को देगा। साइटोक्रोम 3 में इसके पास गया इलेक्ट्रॉन, फिर इसके पास गया इलेक्ट्रॉन, फिर इसके पास गया इलेक्ट्रॉन, फिर सेम प्रोसेस कैरी आउट होगा बेटा, सेम जो हमने उसमें कैरी आउट किया है। अब यहाँ पे देखो, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये तो कैरी आउट हो रही है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे फिर से यूबिक्विनोन आ गया, दैट मीन्स कि ये यूबिक्विनोन अपनी ताकत रखता है कि ये यहाँ से 2 अगेन प्रोटॉन लेगा और ये इस जगह फेंक देगा, और ये किस में बन जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये वापस से इसमें, जैसे ही इसने यहाँ फेंके तो ये खाली हो गया, और ये वापस से यूबिक्विनोन बन गया। समझ में आया बेटा? तो यही एक्चुअली में जो प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे फिर से मजेदार चीज आने वाली है। एक FADH कितने ATP बना पाता है, 2 ATP बना पाता है बेटा। तो यहाँ पे कितनी बार हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो पंप किए गए, फेंके गए हैं, यहाँ पे कितनी बार फेंके गए हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन, 2 बार मैम। तो इससे 1 ATP बन जाएगा, इससे 1 ATP बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था साइटोक्रोम सी आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, तो ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये इसको यहाँ तक पहुंचाएगा, पहुंचाने के बाद में ये इसके पास आएगा, फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस से इधर आएगा। यहाँ पे प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाफ ऑक्सीजन लेकर ये यहाँ पे बना देता है H2O बेटा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया है या नहीं? अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है, अब मैम एटीपी तो बना ही नहीं बिल्कुल एटीपी तो बना ही नहीं, बट एटीपी बनने के लिए वी रिक्वायर दी प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट बेटा? प्रोटॉन ग्रेडियंट एक ऐसी चीज है, देखो ये यहां पे जो इसने हाइड्रोजन फेंके गए हैं यहाँ पे, व्हाट इज दिस पार्ट? इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इस इनर मेम्ब्रेन की जो स्पेस है, मतलब कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये अपनी ये इनर मेम्ब्रेन है, चलो इसको इंटर मेम्ब्रेन ही कर लेते हैं, है ना? इनर मेम्ब्रेन की जगह इसको इंटर मेम्ब्रेन, इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
ये एक इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के जो बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जितने भी प्रोटॉन है बेटा वो हमारे कहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। तो इन्हीं प्रोटॉन की हेल्प से, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो दैट मीन्स ये प्रोटॉन ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, और तो ये जो प्रोटॉन इकट्ठे हुए हैं बेटा यहाँ पे, इन्होंने एक ग्रेडियंट डेवलप कर दिया है दोनों के बीच में, इस इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के बीच में। अब ये जो प्रोटॉन है, जब जब ये प्रोटॉन इस कॉम्प्लेक्स से, अब इस देखो एटीपी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एटीपी सिंथेज क्या होता है, इस एटीपी सिंथेज में ये भी एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है ना बेटा इसको हम बोलते हैं F0 और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं F1, ठीक है। तो F0 और F1 इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो एटीपी सिंथेज एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिससे जो अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट, हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट का, जब हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि जब यहाँ के जो प्रोटॉन्स हैं इधर से, जैसे प्रोटॉन यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो गए, अब ये प्रोटॉन यहाँ जाएंगे ऐसे, ऐसे गए, ठीक है, ऐसे जाने के बाद में यहाँ मैट्रिक्स में ऑलरेडी एडीपी होता है, ठीक है, एडीपी में फॉस्फेट अटैच होकर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, जब ये 1 बाय 1 प्रोटॉन अपने आप को इक्वलाइज करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन का और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है प्रोटॉन का, ठीक है। तो इसको ये तो बहुत, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? चलो एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ थर्ड कॉम्प्लेक्स है एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। मेरे साथ रिवाइज करेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में NADH ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के, ऑक्सीडाइज जब वो होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, FMN एक्सेप्ट करेगा, उसका जो हाइड्रोजन है वो फ्री होके मैट्रिक्स में ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां से, बिकॉज दिस FMN इज एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑल्सो, प्रोटॉन एक्सेप्टर ऑल्सो, तो ये क्या करेगा, यहां से 2 उठाएगा और फटाफट से यहां पे छोड़ देगा, ठीक है। तो ये वापस में रिड्यूस हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, यूबीक्विनोन को दे दिए, यूबीक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिए, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में आ गए थ्रू दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C, थ्रू दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C। उसके बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से मैट्रिक्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद हाफ O2 लेकर इट विल मेक अ water. Same is with the complex 2. complex 2 में FADH2 अपना ऑक्सीडाइज होता है, मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन है FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, और NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको देती है, किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। और इन दोनों के ही जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कौन ले लेता है, यूबीक्विनोन ले लेता है, मतलब इन दोनों के ही जो इलेक्ट्रॉन है यूबीक्विनोन ले लेता है। यही रीजन देखो, सबसे सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, NADH में है, तो वो ऊपर देखो, ये बिल्कुल आटे चक्की की तरह होती है। जब अगर आटे की चक्की होती है तो ऊपर से अगर हम गेहूं डालेंगे तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमें मटेरियल मिलेगा, लेकिन अगर हम बीज से डाल रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं पिसेगा और मटेरियल भी हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो वही कंडीशन है कि यहां से जब हम FADH करेंगे बेटा, ये जो प्रोसेस है FADH2 रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, 1 और 2, और यहां से जब हम ऊपर से डाल रहे हैं तो हमारे पास कितने प्रोटॉन आ गए, 3। तो एक चीज याद रखो, जहां जहां पे भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रेजेंट है वहीं से ही अपना प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है एक्चुअली में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कहां पे है, एक तो FMN है
दूसरा यूबिक्विनोन है, और एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूबिक्विनोन ही कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर भी प्रेजेंट है। तो बेटा यहां से हमने ये सीख लिया कि एक्चुअली में ये पिंजरे का शेर अब ये कैसे है, बन चुका है। ठीक है, तो अब इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, बार बार आप देखेंगे इस वीडियो को, देन इट विल बी मोर क्लियरर टू यू। अब हमें कितना समझ में आया है वो हम थोड़ा सा ये देखते हैं। क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं मैं, आप क्वेश्चंस देखो किस तरीके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चंस जो आएंगे ना बेटा वो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड के ऊपर आएंगे, तो आप ये देखो। हाँ तो बेटा अब हम आ गए हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व एक बार करके देखते हैं कितने क्वेश्चंस बनते हैं अपन से। कॉम्प्लेक्स 3 इज रिड्यूस्ड बाय, अब देखो रिड्यूस्ड बाय मतलब रिड्यूस्ड, रिडक्शन का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स 3 इज रिड्यूस्ड बाय, रिडक्शन का क्या मतलब था, रिडक्शन का मतलब क्या था, यहां पे आपको ये देखना है किसने रिड्यूस किया है कॉम्प्लेक्स 3 को, किससे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, आप ये देखो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 ने किससे इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन साइटोक्रोम सी से तो बिल्कुल भी नहीं किए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 ये तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि वो तो देगा उसको। ठीक है, यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल, तो देखो यहां पे क्योंकि इसने इसको दिए थे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया कि ये इसका करेक्ट आंसर है। इससे मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लिए थे इसने, ठीक है, गेन किए थे। ठीक है, अब यूबिक्विनोन इज रिड्यूस्ड बाय, तो यूबिक्विनोन ने किससे इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब यूबिक्विनोन ने किससे इलेक्ट्रॉन लिए, व्हेन NADH इज इलेक्ट्रॉन डोनर। आप याद रखो इस चीज को कि यहाँ पे NADH की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 से लिए, कॉम्प्लेक्स 2 से लिए, कॉम्प्लेक्स 3 से, या फिर C बोथ A एंड B से लिए। तो यूबिक्विनोन ने किसी से तो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, क्योंकि रिडक्शन का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो गेन किससे किए इसने, NADH की बात हो रही है, क्योंकि जो यूबिक्विनोन है वो दोनों से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी करता है और कॉम्प्लेक्स 1 से भी करता है। कॉम्प्लेक्स 2 से वो तब करता है जब हम FADH2 की बात कर रहे हैं, FADH2 उसको देता है, लेकिन यहां तो NADH की बात हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स 1 वुड बी दी आंसर, कॉम्प्लेक्स 1 वुड बी दी आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 इज रिड्यूस्ड बाय, अब हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स 4 इज रिड्यूस्ड बाय, कॉम्प्लेक्स 4 इज रिड्यूस्ड बाय मींस कि उसने किससे इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, यूबिक्विनोन से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूबिक्विनोन तो इलेक्ट्रॉन किसको लेता है, किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 3 को देता है। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1 एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक्चुअली में आंसर तो बेटा ये होना चाहिए था साइटोक्रोम सी। ठीक है, क्योंकि साइटोक्रोम सी तो उसको देता है इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे हम मोस्ट क्लोजली, हम ऑप्शन से हमें लड़ाई नहीं करनी होती है, हमें क्या करना होता है कि उन्हीं ऑप्शंस में से आंसर्स को ढूंढना होता है। ऐसा नहीं है कि अरे भाई ये तो आया ही नहीं है, ये तो रॉन्ग आंसर हो गया, बट अगर ये नहीं है तो बेटा आपको आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि उसने साइटोक्रोम सी ने किससे लिया था, कॉम्प्लेक्स 3 से लिया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये लिखा होता तो हमारा आंसर ये होता, अगर ये नहीं है तो हमारा आंसर शुड बी दिस। सो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, बट आप लोगों को इसको बार बार देखना है, पढ़ना है, और आप बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉम्प्लेक्सेस याद हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्सेस के बाद में तो सब कुछ बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो मेन कंसेप्ट है वो याद होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, याद होना इज नॉट डिफरेंट, समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप अच्छे से वीडियोस देखें और अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।